अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अशरी कसरे और कारोबारी कसरे। अशरी कसरे और कारोबारी कसरे, इनके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो है वल्गर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शन। इसके लिए और भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसको वल्गर फ्रैक्शंस के साथ में, कारोबारी कसरों को वल्गर फ्रैक्शंस के साथ में कॉमन फ्रैक्शन भी कहा जाता है। कॉमन फ्रैक्शन। तो ये भी उसका एक नाम है। अगर आपको कॉमन फ्रैक्शंस कहा जाता है तब भी आपको यही समझना है, और वल्गर फ्रैक्शंस कहा जाता है तब भी आपको कारोबारी कसरे ही समझना है। चलिए हम देखते हैं कि क्या है अशरी कसरे, किसे कहते हैं अशरी कसरे, क्या होता है इसमें, और कारोबारी कसरे किसे कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शंस क्या होती है, और इनके मुतालिक जो सवालात आते हैं वो किस नौइयत के आते हैं, किस तरह के सवालात आते हैं और उसको कैसे हल करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरह से हम जो है इसको समझेंगे। पहले सबसे पहले हमको समझना है कि कारोबारी कसरे यानी वल्गर फ्रैक्शंस क्या होती है, कॉमन फ्रैक्शंस क्या होती है। तो कॉमन फ्रैक्शन आसानी से समझा जा सकता है, इसमें कोई हार्ड बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ आपको नेचुरल नंबर समझता है तबई अदद। तबई अदद आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए पहले। तबई अदद बोले तो गिनती के तमाम आदाद ज़ीरो को छोड़ के, ज़ीरो को छोड़ के तबई अदाद जो होते हैं वो जो है ज़ीरो को छोड़ के जितने गिनती के आदाद रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, तबई आदाद कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लिखा हूँ और यहाँ लिखा हूँ मैंने 4। ठीक है। ये क्या कहलाता है, शुमार कुनिंदा, न्यूमरेटर। ठीक है, क्या कहलाता है, शुमार कुनिंदा, न्यूमरेटर इसको कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है। और ये कहलाता है नसब नुमा, इंग्लिश में आप उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक जो है ये भी नेचुरल नंबर है, और ये जो 4 है जो नसब नुमा में है, डिनोमिनेटर में है, वो भी नेचुरल नंबर है। तो जब ये दोनों भी नेचुरल नंबर रहेंगे तो वो फ्रैक्शन कहलाएगी वल्गर फ्रैक्शन, कारोबारी कसरे या आम कसरे, वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहलाएंगे वो, वल्गर फ्रैक्शंस या फिर आम कसरे, कारोबारी कसरे। ठीक है, समझ में आएगा। इतना ही याद रखो। जैसे ऊपर मैंने 3 लिखा हो, 3 क्या है, ये तबई अदद है। नीचे मैं 5 लिख देता हूँ, ये क्या है, ये भी तबई अदद है। तो ये वल्गर फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं ऐसा करता हूँ, 4 मैंने ऊपर लिखा है और मैंने यहाँ 10 लिखा है, तो यहाँ पर मैं जब डिनोमिनेटर में नसब नुमा में अगर मैं 10 या 0 वाला कोई अदद ला लेता हूँ, ठीक है, 0 वाला मीन्स 10 के दुगना वाला जैसे 10 है, 100 है, ठीक है, जिस पर 10 की कुवत लगी होती है, पावर 1 2 3, ठीक है, इस तरह से अगर लगा रहता है, 10 पावर 2 10 पावर 3, इस तरह से जो बोलते हैं 10 पावर 3, यानी 10 100 1000, अगर मैं इनमें से कोई लगा देता हूं तो तब वो जो है वल्गर फ्रैक्शन नहीं रहेगी। ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। ये क्या है, वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 आ गया है। 10 100,000 10,000 इस तरह से जब भी कोई आएगा यहाँ पर तो वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगी। या फिर पॉइंट में अगर कोई आएगा तब भी वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगी। वो सिर्फ उसी सूरत में वल्गर फ्रैक्शन होगी जब ऊपर भी और नसब नुमा में भी दोनों जगह पर तबई अदद होगा, है ना। तबई अदद नेचुरल नंबर जब दोनों जगह होगा तभी वो जो है वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगी। बात समझ में आई, आसान सी बात भी है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना।
तो इतना याद रखिए कि जब दोनों इसमें जो है कोई तबई अदद रहेगा तो वल्गर फ्रैक्शन रहेगी, लेकिन जैसे ही जो है नसब नुमा में डिनोमिनेटर की जगह पर 10, 100, 1000 इस तरह के जब नंबर आएंगे तो वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं रहेगी। क्या होगा? वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे किस पर आते हैं। अगर आपको पॉइंट नोट करना है तो लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, लिखना हो गया। अशरी कसरे। अभी हम पहले अशरी कसरों को समझ लेते हैं। हमने कारोबारी कसरे समझा, वल्गर फ्रैक्शन समझा। अब हम डेसिमल फ्रैक्शंस, अशरी कसरे जिसे कहते हैं, ये समझ लेते हैं। अशरी कसरे क्या होती है, इसको आसानी से समझ लेंगे आप। अशरी कसरे क्या होती है? जिसके नसब नुमा में, जैसे मैंने 2 लिखा हूँ या 1 लिखा हूँ, 1 के नसब नुमा में 10 आ गया। 5 लिखा हूँ, उसके नसब नुमा में 100 लगा दी हमने। तो जिसके नसब नुमा में 10, 100, 1000 वगैरह इस तरह से आएगा डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर की जगह, नसब नुमा की जगह जिसके नसब नुमा में ये सब आएंगे 10, 100, 1000 इस तरह के आदाद, 10,000, तो वो होगी अशरी कसर। क्या होगी? अशरी कसर कहलाएगी वो। डेसिमल फ्रैक्शन, उसको क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों ऐसा? अगर हमने जो है ये 5/100 लिखा है, ठीक है, एक कसर है ये 5/100, तो 5/100 जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 0.05 है। क्या है ये? इसका मतलब 0.05। ठीक है, अगर हमने 1/10 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 0.1 है। इसको अशरी कसर में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शंस है, ये डेसिमल फ्रैक्शन, अशरी कसरे और वल्गर फ्रैक्शन जो कारोबारी कसरे या आम कसरे है, ये दोनों में क्या फ़र्क है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, वैसे समझना आसान है, दोनों में एक सीधा साधा और एक ख़ास फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर उसकी मिसाल भी दी है। ये सब क्या कहलाएगी? ये अशरी कसरे कहलाएगी। ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? कि उसके बटे में या उसके नसब नुमा में डिनोमिनेटर में 10, 100, 100 ये आ गया है, और ये आते ही फ्रैक्शन बदल जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। कुछ बातें भी हम जो है इन कसरों से मुतालिक समझ लेते हैं थोड़ी गहराई के साथ में, कि किस तरह से जो है इसके मुतालिक कौन सी बातों को याद रखना होता है। अभी हमने 2 बातें समझी है, वल्गर फ्रैक्शन, कारोबारी कसरे किसे कहते हैं, और दूसरी बात हमने अशरी कसरे यानी डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसको हमने समझा है। अभी हमको कुछ बातें, अहम बातें समझना है। अब जब हम जैसे ही जो है हम 1/2 लिखते हैं, तो ये 1/2 क्या है? कारोबारी कसर है, आम कसर है, वल्गर फ्रैक्शन है। लेकिन जब हम इसको अशरी कसर में तहवील करते हैं तो ये हो जाता है, इसका मतलब है आधा, 1/2 मीन्स आधा, हाफ, तो हम उसको लिखते हैं 0.5। अब ये हो गया अशरी कसर। क्या होगा ये? अशरी कसर। हमने उसको अशरी कसर में तहवील कर दिया। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं कि जब हम उसके नसब नुमा में इस तरह से लिखने से हम उसके नसब नुमा में 10 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2 को हल करके बताया गया। क्या किया गया है? इस कसर को हल करके बताया गया है कि इसको हम 5 से ज़र्ब करेंगे तो ये 5/10 होगी, और 5/10 जब आएगी तो ये 10 का सिफर हटाने के लिए हम ऊपर अशारिया लगा देते हैं, नीचे से नसब नुमा को हटाने के लिए ये 10, इसको हटाने के लिए हम ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। 1 0 है तो एक अदद के बाद पॉइंट लगाते हैं, एक डिजिट के बाद। ठीक है, 2 0 अगर आते हैं, जैसे अगर यहाँ 5/100 होता तो यहाँ 2 0 है, तो क्या करते थे, 5 एक डिजिट हुआ, फिर 0 दूसरा डिजिट हुआ, तो 2 के बाद 0 लगाते थे, और एक 0 ही 2 अदद के बाद में 0 नहीं, 2 अदद के बाद में पॉइंट अशारिया लगाएंगे और फिर 0 लिखेंगे।
ठीक है, 3 अगर रहते थे तो 5 के बाद 2 0 यानी 3 नंबर हो जाते थे, उसके बाद पॉइंट आशार्य और फिर 0 लगाते थे। ठीक, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो मुख्तलिफ जो आदाद है 1/4 है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? 1/4 बोले तो 0.25, 0.25। इसको पढ़ने का तरीका 0.25 नहीं पढ़ते, इसको 0.25 पढ़ते हैं, वरना आप बोलेंगे 0.25, 0.50, ऐसा नहीं होगा, उसको 0.25 पढ़ना पड़ेगा। जो पौन है, पौन को कैसा लिखते हैं? कसर में 3/4, 4 में से 3 हिस्सा। ठीक है, तो उसको अशरी कसर में 0.75 लिखते हैं। सवा को 1 सही 1/4 यानी 1 और ये पाव। ठीक है, ये 1 है और उसके साथ ये पाव हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो ये सवा, सवा को 1.25 लिखते हैं। 1.5 को 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 लिखते हैं और अशरी कसर में 1.50 लिखते हैं। पौने 2 को 1 सही 3/4, इसको हम पौन पढ़ते हैं ना, और ये 1, तो इस तरह से पौने 2 को 1.75 पॉइंट्स में लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरे सारे आदात। बात समझ में आ रही है इसके लिखने का तरीका, और क्यों इसको जो है किस तरह से पॉइंट में तहवील करते हैं इसको अशरी कसर में। चलिए, लिखना हो तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले इस पर हम आते हैं। कसरों का मवाजना। हम नसब कसरों में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। ये बात हमने पहले भी समझे हैं कि जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा जब 2 कसरे हम नसब हो, यानी सेम डिनोमिनेटर की हो। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी, वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। जिसका शुमार कुनिंदा न्यूमेरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी। लेकिन कब? जब उसके नसब नुमा यानी डिनोमिनेटर सेम होंगे, तभी। ये बात याद रखिए आप। दूसरी बात, शुमार कुनिंदा यकसा हो तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। अगर शुमार कुनिंदा यकसा है ना, शुमार कुनिंदा न्यूमेरेटर अगर यकसा है, तो फिर हमको जिस कसर का नसब नुमा छोटा रहेगा वो कसर बड़ी रहेगी। याद रखने की बात है कि जिस कसर का नसब नुमा छोटा रहेगा, शुमार कुनिंदा सेम होने पर, न्यूमेरेटर सेम होने पर, जिस कसर का, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा, सॉरी सेम नहीं, डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो वो कसर जो है बड़ी होगी, बिग होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है? इतने ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और 2-3 बातें इसमें समझना है, फिर हम सवालात पर आएंगे। गैर वाजिब कसरों में जिस कसर का नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दूसरी कसर के नसब नुमा और शुमार कुनिंदा से छोटा हो तो वो कसर छोटी होती है। यहाँ एक बात को समझ लीजिए, यहाँ गैर वाजिब कसर इस्तेमाल किया गया है, उसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर आप जानते हैं क्या? गैर वाजिब कसर किसको कहते हैं? जिसका नसब नुमा बड़ा होता है उसको गैर वाजिब कसर कहते हैं। गैर वाजिब कसर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, और जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन वाजिब कसर कहलाएगी। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहाँ जो बात समझने की है वो क्या है कि गैर वाजिब कसरों में जिस कसर का नसब नुमा और शुमार कुनिंदा, जब 2 गैर वाजिब कसरें दी जाए आपको, तो उसमें जिस कसर का, जिस फ्रैक्शन का न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दूसरी कसर के नसब नुमा और शुमार कुनिंदा से छोटा हो तो वो कसर छोटी होती है। यानी यहाँ पर 3/4 है जो 5/6 से छोटा है ना, 5/6 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कसर छोटी है। इसका मतलब क्या है? ये कसर छोटी है क्योंकि इसका शुमार कुनिंदा और नसब नुमा
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी दूसरी कसर से, दूसरी फ्रैक्शन से छोटे हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो गैर वाजिब यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी जिसका नसब नुमा यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, इतना वो भी नहीं है कि क्लियर ना हो, एक एक स्टेप में समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएगी। चौथी बात देखिए, दो या दो से ज़ायद कसरों का मुआवजा करते वक्त हर कसर को अशरी कसर की सूरत में तहवील करने की ज़रूरत होती है, मुआवजा करना पड़ता है। जब आपको दो या दो से ज़्यादा कसरें दी जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर कसर को अशरी सूरत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर जो चीज़ क्लियर होंगी कि पॉइंट में इतना है, ये इतना है, वो उतना है, तो आप बता सकें कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है कि जब जो है हमको छोटा बड़ापन मालूम करना है या फिर हमको चढ़ती उतरती तरतीब में लिखना है कसरों को, तो तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है मुआवजा करने की, और उसके लिए हमें अशरी कसर में उसको तहवील करना पड़ता है, अशरी सूरत में लिखना पड़ता है कसरों को। ठीक है, हाँ, आखिरी बात इसकी ये याद रखिए, जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे, पॉइंट समझने की जो ज़रूरत है उसमें आखिरी बात है, इसके बाद सवालात शुरू हो गए। मनफी कसरों का मुआवजा करते वक्त ऊपर दिए तमाम उसूलों के बरक्स हो जाएगा। ये सब मज़बत कसरों से मुतालिक चल रहा है। ठीक है, ये जो हमने 4 बातें ऊपर समझे, लेकिन जैसे ही मनफी कसर आएगी तो ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएगी, सब इसके उलट होगा। ठीक है, याद रखने के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, हाँ, ये बस जस्ट याद रखने के लिए है ये कि लंबाई, समाई, कमियत, वक्त की पैमाइश, चीज़ों की पैमाइश जैसी कई किस्म की पैमाइशें ज़्यादातर जो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना होता है तो वो अशरी कसर इस्तेमाल करना होता है उनकी पैमाइश करने के लिए, और ये ज़्यादा सहूलत वाला भी होता है। ठीक है, आपको जो है पौन किलो जो है कोई चीज़ लाना है तो आप क्या बोलेंगे, भाई 3/4 किलो दे दो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं है, आप ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, सामने वाला चकरा जाएगा, और अगर कोई दुकानदार है तो बेचारा शाम तक पागल हो जाता हो अगर हर ग्राहक ने इस तरह से आकर बोला तो। चलो सवालात पर हम आते हैं, शुरू करें। तो कसरे आम 1/2 है ना, 1/2 की कीमत कितनी है? अभी ये चीज़ हमने शुरू में ही मिसाल के तौर पर लेकर क्लियर कर लिए थे, इसलिए इस पर हमको ज़्यादा हल करके देखने की ज़रूरत नहीं। क्या आएगा? 0.5 आएगा, है ना। मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि इसको क्या करें, 1/2 को 0 में तहवील करने के लिए नीचे वाले को 10 बनाना है, तो 5 ऊपर हो गया, 5 दूनी 10 नीचे हो गया। इसका 0 हटाने के लिए ऊपर 1 के बाद में पॉइंट लगा देते, तो वो आ गया इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जवाब क्या आया? 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को जो है क्या सवाल दिया गया है, कुछ कसरें दी गई है 1/2, 1/8, 2/7, 3/4, 5/8। इन कसरों को चढ़ती तरतीब में लिखने पर 5वीं कसर कौन सी होगी? तो कितनी कसरें दी हुई है पहले ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमको चढ़ती तरतीब में लिखने पर सबसे लास्ट में कौन सी होगी ये देखना है। तो क्या करना होता है ऐसे वक्त में, इसको पॉइंट्स में अशारिया में बदलना होता है, अशरी कसर में डेसिमल फ्रैक्शन में उसको बदलना रहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका पॉइंट हमको मालूम है ना, 0.5। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ 0.5 लिख देता हूँ। 1.8 बोले तो 100 में से 8वां हिस्सा बोले तो 12.5 है ना, तो इसका मतलब ये है कि 0.125 है ना, 0.125। 2/7 को जो है जब हम अशरी कसर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, आपने उसको, मैं डिटेल में जाकर अभी वो नहीं कर रहा हूँ, आपने उसको हल करके देखना है। जब उसको हम करेंगे तो 0.28 समथिंग कुछ आएगा, है ना, 285 आएगा गालिबन। ठीक है,
3/4 को जब आप करेंगे, 3/4 बोले तो पौन, हमने पहले इसको समझ ली, तो ये आएगा 0.75। कितना आएगा? 0.75। ठीक है। जब हम 5/8 को करेंगे, 8 को जब अगर हम 100 मान लेंगे तो उसमें से 5वां हिस्सा क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? अगर हम 8 को अगर 100 मान कर चलते, थोड़ा समझने के लिए ये सिर्फ, 8 को अगर 100 मान कर चलते हैं तो उसका 5वां हिस्सा कितना रहेगा? 0.2। ठीक है, 5वां हिस्सा क्या रहेगा? 0.2 रहेगा ना। 0. देखो 8 हिस्से करते हैं तो कितना होता है? एक हिस्सा, 8 का एक हिस्सा 1/5 हो रहा है, तो इसके 5 हिस्से करेंगे तो 6 आएगा, 0.6 समथिंग कुछ आएगा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे हल हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसको तरतीब से लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? तरतीब से लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 0.5, एक, ये 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा देख लो उसमें डायरेक्टली तो समझ में आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा है ना, 0.5 0.75 सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे लास्ट में आएगा, ये जो है सबसे लास्ट में आएगी। कितना आएगा? 3/4 सबसे आखिर में आएगा। 3/4 सबसे आखिर में आएगा। तो इसलिए ये क्या होगा? ये चढ़ती तरतीब में लिखने पर ये 5वें नंबर पर आएगी ये कसर। क्लियर हुआ है? आप इसको तरतीब में लिखिए। जब अशारिया में हमने उसको तहवील कर दिए, तो अशारिया में तहवील करने के बाद उसको अशरी कसर में तहवील करने के बाद उसको देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सवाल हमारा यहाँ हुआ। अगले सवाल पर हम आते हैं। यहाँ पर जो है हमको एक कसर दी, एक 2/3 कसर है, 5/4 है और 7/8 है, इनके दरमियान जमा है। इसको कैसे करेंगे कि पहले इसको हम हल करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ 2/3 जमा 5/4 जमा 7/8। ठीक है, तो पहले इसको हल करेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 दूनी 8, 5 तिया 15। ठीक है, इन दोनों की भी ज़रूर होंगे, 4 तिया 12। अब यह जमा में 7/8। ठीक है, ये कितना हो गया? 15 जमा 8 23, 23/12 जमा 7/8। अब ये आ गया तो क्या करेंगे हम? इसको हम नसब नुमा सेम करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो क्या है वो? 23 है ना। 23 ज़र्ब कितना करने पर जो है, इसको हम 2 से ज़र्ब करेंगे 24, और इसको 8 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो वो नसब नुमा सेम हो जाएगा। 2 से करते हैं इसको 12 ज़र्ब 2। ठीक है, जमा 7 ज़र्ब 3 और इधर 8 ज़र्ब 3, 46 हो गए ये। ठीक है, और 12 दूनी 24। जमा करेंगे 7 तिया 21 और यहाँ 8 तिया 24। नसब नुमा सेम होगा इसके। ठीक है, तो जब नसब नुमा सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं। 46 और 21 की जमा करेंगे, 1 जमा 6 7, 2 जमा 4 6। तो क्या आएगा हमारा जवाब? 67/24। ये हमारे कसर, ये वाला जवाब आया। ठीक है, तरीका याद रहेगा आपको। इस तरह से उसको हल करना है हमें। ठीक है, आपने ये लिख लेना है। चलिए अगले सवाल पर। हाँ, यहाँ देखो 6/5 ज़र्ब 4/7, इसका जवाब क्या आएगा? क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जवाब जो है आ जाएगा। सॉरी, क्रॉस में नहीं करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस में नहीं करेंगे, सीधी करेंगे। 6 ज़र्ब दिया है ना, इसलिए 6 ज़र्ब 4
और 5 ज़रब 7, ठीक है। 6 चौक 24 और 6 5 7 35, ये हमारा जवाब आएगा, ठीक है। ये हमारा जवाब होगा। सीधी सीधी ज़रब कर देंगे दोनों के दरमियान, इसके दरमियान में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आए। हाँ, यहाँ देखो कि 4/5 में कौन सा अदद जमा करने पर 5/4 हासिल होगा। चलो बताओ जल्दी से क्या करेंगे इस वक्त में। हमको क्या करना रहेगा, 4/5 में कौन सा अदद जमा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4/5 जमा x कर लेंगे, ठीक है। बराबर कितना हासिल हो रहा है, 5/4 हासिल हो रहा है। ये हमने सवाल को कन्वर्ट किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को इधर रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे। इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो ये जमा में है तो क्या हो जाता है, ये तफरीक में चला जाएगा, 4/5, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि इनके नसबनुमा सेम हो जाए। तो क्या करेंगे हम, नसबनुमा तफरीक करने के लिए, नसबनुमा तफरीक या जमा करने के लिए नसबनुमा को सेम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको ज़रब दे देंगे, 5 ज़रब 4, इस 4 ज़रब 5, सॉरी हमने ये 5 ज़रब 4 नहीं करेंगे, 5 ज़रब 5, इससे ज़रब दे रहे ना हम, और 4 ज़रब 5, ठीक है, तफरीक। इसको क्या करेंगे, इधर वाले से ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 4 और 5 ज़रब 4, ठीक है। अब 5 पंजे x बराबर 5 पंजे कितना हो गया, 25, और नीचे क्या बचा है, 20, 5 चौक 20, तफरीक 16, 4 चौक 16 और 20। अब नसबनुमा हमारे सेम हो गए, तो इसका मतलब ये है x बराबर 25 तफरीक 16/20, है ना। एक ही बार लिखते हैं नसबनुमा सेम आने पर। क्या आएगा, 25 में से 16 गए तो 9/20 है कि यहाँ पर कोई, हाँ ये है हमारा जवाब, ये आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हल करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। यानी 4/5 में कौन सा अदद मिला जमा करने पर 5/4 आएगा, तो 9/20 जमा करने पर 5/4 आएगा, ठीक है। 4.25 को की हम कीमत कसर कौन सी है, तो क्या करते हैं हम, 4.25 बोले तो ये 4.25 है ना। तो हम 4.25 को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब इसको हल करके देखते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों के दरमियान ज़रब होंगे, फिर इसकी जमा होगी। तो 4 ज़रब 4 जमा 1/4, इस तरह से लिखेंगे। 4 ज़रब 4 16 जमा 1 17, 17/4। इसका मतलब हमारा जवाब ये है, ठीक है। इन दोनों की ज़रब करते फिर उसको उसमें जमा कर लेते हैं, तो ये जवाब हमारा आएगा, ठीक है। अगले सवाल पर हम आते हैं। हाँ, ये सवाल को देखिए। ये सवाल 7.5 साल जमा 29 महीने तफरीक 2.5 साल बराबर क्या होगा। तो इसको सबको हम महीनों में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, महीनों में कन्वर्ट करेंगे। महीनों में कन्वर्ट करने में क्या होगा, 7.5 साल बोले तो 7 को ज़रब करो 12 से, 12 7 84 और 5 कितना होगा, 12 7 84 और 5 19, ये 89, ठीक है। 89 आया, 89 महीने कितना आया, जमा 29 महीने, ठीक है, माइनस 2.5 साल। 2.5 साल बोले तो 12 दूनी 24, 2 साल में 24 महीने और आधे साल में 6 महीने, तो 30 महीने, 30 महीने, ठीक है, 30 महीने। तो बराबर कितना आएगा ये देखना है हमको। तो हम जो है इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, इसमें से 7.5, 12 7 84 5 19, हाँ ठीक है। तो इसमें से हम अगर ये माइनस करेंगे तो 88 महीने रह जाएगा, है ना। इन दोनों को जमा करके 30 महीने तफरीक करेंगे तो 88 महीने रहेगा, है ना। तो इसका मतलब कितना हो रहा है, 7 साल
5 महीने, 7 साल 5 महीने आना मतलब यहाँ जवाब दे रहा है इधर, और ये 7.5 दे रहा है, ये तो नहीं है। 5 साल 5 महीने, ये तो सिरे से गलत है दोनों, ठीक है। ये 7.5 बोल रहा है, इसका मतलब 90 महीने हो रहा है ना। और ये 7 साल 5 महीने बोल रहा है, इसका मतलब हो रहा है 80 महीने, 88 महीने। तो इस अभी हम जो है ये यहाँ 4 आना चाहिए था, इसी को सही मानते हैं। क्या करते हैं? इसी को सही मानते हैं। 7 साल 4 महीने हो रहा है, ठीक है। जवाब आ गया हमारा। बस क्या करना था, महीनों में कन्वर्ट करके उसको तफरीक कर देंगे तो जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। 7/8, हाँ एक सवाल है, ये आखिरी का सवाल है, ये आपके लिए है, ठीक है। ये लास्ट का सवाल आपके लिए है, आपने इसको हल करना है और बताना है कि इसका क्या जवाब आएगा। मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपने उसको हल करना है। 7/8 और 13/16 के दरमियान कौन सी कसर आएगी, तो आपने बताना है, मालूम करना है कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, तो हमने कारोबारी कसरे, वल्गर फ्रैक्शंस और हमने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा है, अशरी कसरे और कारोबारी कसरे।